पर पी पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, देखो इसका ये इनफाइनाइट लेंथ के दो स्ट्रेट वायर हैं, I1 और I2। इनफाइनाइट लेंथ के टू स्ट्रेट वायर, इस पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है और इस पे भी बाहर की तरफ आ रहा है। ये एक कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड देखना कि दोनों वायर के कारण कितनी आ रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर रहती है। तो इसका रेडियस वेक्टर ये है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस तरह से रहेगी। दिस इज B1 मैग्नेटिक फील्ड, ये वाले वेक्टर के कारण ये रेडियस वेक्टर हो गया R1। सिमिलरली ये वाले वायर के कारण बेटा यहां पर के परपेंडिकुलर आएगी ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस वायर के कारण इसके परपेंडिकुलर रहेगी। मैं लोकेशन थोड़ा सा चेंज कर देता हूं यहाँ पे, जिससे आप कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉपर कर पाओ। दिस इज I2 है ना, ये लोकेशन I2 की यहाँ पे नहीं लेके हमने यहाँ पे ले लिया। तो इसका परपेंडिकुलर ये वाले रेडियस वेक्टर का जो परपेंडिकुलर आएगा, दूसरा वाला जो रेडियस वेक्टर आ रहा है ये, दिस इज सेकंड रेडियस वेक्टर, और इसका परपेंडिकुलर ये R2 रेडियस वेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पे। दिस इज B2 वेक्टर। तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो गया, थीटा डिग्री का हो गया P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस पे पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू दीज टू वायर। तो P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक, सर वीडियो अटक रहा है बहुत। B1 प्लस B2, मेरे एंड पे नहीं है, तुम्हारे एंड पे तो चेक करो एक बार, ठीक है। सो दिस इज B1 प्लस B2 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर 2B1 B2 इंटू कॉस थीटा। इस तरह से आप यहाँ पर इसका रिजल्टेंट निकालोगे। दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दीज टू वायर। ये दो वायर के कारण यहाँ पे ये रिजल्टेंट फील्ड आएगी। ध्यान रखना, जो फील्ड होती है, जैसे B2 किसके परपेंडिकुलर रहेगी बेटा, B2 रहेगी परपेंडिकुलर किसके, R2 के, और B1 किसके परपेंडिकुलर रहेगी, B1 परपेंडिकुलर रहेगी किसके, R1 रेडियस वेक्टर के। स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्ट्रेट वायर के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, देखो जैसे ये एक स्ट्रेट वायर हमने लिए यहाँ पे, अब इस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कैसी बनती है, सर्कुलर लूप के फॉर्म पे बनती है ना। ये हमने इस तरह का व्यू यहाँ पे लिए। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये रेडियस वेक्टर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये कैसी रहेगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, यहाँ पे टेंजेंट आप ड्रॉ कर दोगे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड इट इज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस वेक्टर। समझ गए, कोई डाउट यहाँ पे? सो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। B1 is perpendicular to R1, B2 is perpendicular to R2, and resultant field is vector sum of these two field। जो resultant field बनेगी ये दोनों वायर के इंडिविजुअल फील्ड का वेक्टर सम बनेगी, ध्यान रखना। अच्छा, सिर्फ B1 अकेला अगर देखोगे, इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर है, बोथ आर ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण magnitude of field at any point will be given by mu naught upon 2 pi, it is I1 upon R1, and B2 का magnitude कितना होगा बेटा, it is mu naught upon 2 pi and it is I2 divided by R2। और फिर ये वैल्यूज को यहाँ पे आप पुट करोगे। अगर आपको ये थीटा पता है, किसके बीच में थीटा, ये B1 और B2 के बीच का अगर आपको थीटा पता है, तो ये कैलकुलेशन आपसे फिर बहुत आसानी से हो जाएगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर बनेगी। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? ओके, नोट करो, फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करो, क्योंकि एम्पियर सर्किट होती रहती ना।
नहीं, अगर मान लो करंट का डायरेक्शन बदल दें अपन लोग, यहाँ पे बाहर की तरफ करंट आ रहा है, एक में अंदर कर देते तो मैग्नीट्यूड भी बदलेगा ना, क्योंकि जैसे B2 अभी इधर था, B2 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा तो रिजल्टेंट इधर कहीं पे बनेगा, एंगल भी बदल जाएगा। सर दोनों। हाँ, दोनों के एंगल बदल नहीं, देख वैल्यू नहीं बदलेगी, B1 की वैल्यू नहीं बदलेगी, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा B1 और B2 का, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो बदल जाएगा ना एंगल बदलने के कारण। अगर इसमें क्रॉस वाला मैं करंट ले लूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी कुछ आ जाएगी फिर, और यहाँ पे एंगल बदल जाएगा तो रिजल्टेंट ऐसा कुछ आ जाएगा। समझ गया? अगर दोनों करंट अंदर से जा रहे तो? अगर दोनों करंट अंदर अंदर की तरफ दे दिए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, फिर यहाँ पे नेट जो फील्ड है उसका डायरेक्शन बस बदलेगा, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन इसके अपोजिट इधर आ जाएगा, ये वाला B2 का डायरेक्शन इधर चला जाएगा, जो नेट अभी इधर पे बन रहा था वो नेट इधर पे बनेगा, तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा BP का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अगर दोनों के डायरेक्शन तुम अंदर कर दो तो मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये जो मैग्नीट्यूड था वो इधर पे आ जाएगा, डायरेक्शन इधर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। समझ गए? यस सर। हो गया क्या नोट करके बेटा? नोट करके हो गया? यस सर हो गया। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन पे आते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन कल हमने पूरा डिस्कशन कर लिए थे, आज हम लोग अब उसकी एप्लीकेशन पे आते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। Application of Ampere's circuit law। इसको शॉर्ट फॉर्म पे अपन लिखेंगे ACL, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पे हम लोग ACL लिख देंगे भाई हम यहाँ पे, एम्पियर सर्किट लॉ। सबसे पहली एप्लीकेशन ये है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू। सर पहली वाली हो गई थी। कौन सी वाली हो गई थी? पहली वाली स्ट्रेट वायर के लिए हो गई सर थी। यही मैग्नेटिक फील्ड में। स्ट्रेट वायर के लिए कर हाँ दी सर थी। हो गई थी, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू at any point due to infinite straight hollow cylinder pipe, ठीक है, करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल पाइप, hollow cylindrical pipe carrying current, करंट फ्लो हो रहा है इस पे, है ना, करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल पाइप है। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, और इसकी लेंथ भी कैसी है यहाँ पे, इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट है, दोनों तरफ से इनफाइनाइट लेंथ है और ये स्ट्रेट है, ठीक है। नाउ इसकी रेडियस बेटा सपोज a के बराबर है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, ये इसका एक्सिस है पूरा, ठीक है, दिस इज दियर एक्सिस, रेडियस a, और इसमें करंट, ये इस तरह से करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है, इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंड्रिकल पाइप क्या है, जिसके कारण अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहा है सिलेंड्रिकल पाइप ऐसा, यस सर। है ना? यस सर। लेकिन ये सिलेंड्रिकल पाइप कैसा, अंदर से हॉलो, हॉलो है ना? यस सर। यस सर। करंट कहां पर से फ्लो होगा इसमें, करंट सिर्फ ये बाहर वाले सरफेस से, अगर ये मेटल का तो सिर्फ बाहर वाले सरफेस से करंट फ्लो हो रहा है, ये अंदर से कोई भी करंट यहाँ पर से नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, और वहां पर से करंट जाने के लिए कुछ मटेरियल तो चाहिए, कुछ मेटल तो चाहिए, लेकिन वहां पे तो कुछ ऐसा है नहीं कि अंदर से करंट चला जाए। समझ गए? नहीं समझा? ठीक है, देख ये मेरे पास तो पार्ट उसके इनर सरफेस से जाएगा ना। नहीं, करंट देख, अभी जैसे ये सिलेंड्रिकल पाइप है मान ले,
है ना, दिस इज द सिलेंड्रिकल पाइप। अब ये पूरा इनफाइनाइट लेंथ का है, तो करंट ये सिर्फ बाहर बाहर वाली सरफेस से, और ये जहां जहां पे मेटल है उतने पोर्शन से करंट जाएगा। यहां से करंट आएगा क्या, यहाँ तो पूरा खाली स्पेस है इसमें, तो यहां से थोड़ी करंट जाएगा, करंट ये वाले पोर्शन से बस जाएगा ना, सरकमफ्रेंस बस से। अभी समझ गया? है ना, तो ये सिलेंड्रिकल पाइप है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है बस वो सरकमफ्रेंस से हो रहा है, ये पूरी सरकमफ्रेंस बस से, अंदर जो हॉलो स्पेस है वहां से थोड़ी करंट जाएगा, क्योंकि वहां पे तो कोई मटेरियल है नहीं। अभी क्लियर हो गया? यस सर, अभी क्लियर। ओके, सो अब इसमें ना बाकी जो दो केस आते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल रहेंगे। यहाँ पे केस 1 व्हेन आर ग्रेटर देन ए, मतलब कहाँ पे कैलकुलेशन है, आउटसाइड, आउटसाइड द पाइप। तो आउटसाइड द पाइप का कैलकुलेशन बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये आर डिस्टेंस हो गया। यहां पर बेटा आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वायर के बाहर की तरफ या पाइप के बाहर। तो एम्पीरियन लूप भी हम लोग इसी डायरेक्शन पे, ये ऐसे ही एम्पीरियन लूप हम लोग इमेजिन कर ले रहे हैं इसी पे ऐसे। सो दिस इज द एम्पीरियन लूप। ये एम्पीरियन लूप अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज एम्पीरियन लूप हमने लिया, और इस एम्पीरियन लूप की ये खास बात ये है कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का रहेगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, बराबर है। तो बाहर का कैलकुलेशन जैसा हमने ऑलरेडी फर्स्ट वाला जो एप्लीकेशन देखे थे इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर वाला, बिल्कुल वैसा ही बेटा ये फर्स्ट वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की एज सच बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि इसमें पूरा करंट आई आ गया यहाँ पे, और ये सॉल्व करने पे ये कितना होगा, b इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट इंटू आई। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाय आर। ये मैग्नेटिक फील्ड है कहां पर, वायर के बाहर, सिलेंड्रिकल पाइप के बाहर। ये सिलेंड्रिकल पाइप है, इनफाइनाइट लेंथ का है ना, बहुत ज्यादा इसकी लेंथ है यहाँ पे, क्लियर, लेंथ इसकी काफी ज्यादा है। ठीक है, ये इसकी, ये मान लो बहुत ज्यादा लेंथ है इसका, पाइप की लेंथ बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे बाहर यहाँ पे फील्ड बिल्कुल कैसे आएगी, वायर के जैसे जो फील्ड होती है, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण जो फील्ड होती है वैसी फील्ड आ जाएगी। समझ गया बेटा? बाहर का कैलकुलेशन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कल किया हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके सरफेस पे, केस टू सरफेस पे रहते हैं हम लोग r इक्वल्स टू a पर। इसके सरफेस पे फील्ड कितनी आएगी, तो सरफेस पे फील्ड के लिए फार्मूला क्या आएगा, दिस इज एट सरफेस पे फील्ड रहेगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू कितना, i डिवाइडेड बाय a। और तीसरा केस आ जाएगा इसके अंदर, r लेस देन a इनसाइड द पाइप के अंदर। तो पाइप के अंदर बताओगे कितनी आनी चाहिए फील्ड, यहाँ पे पाइप के अंदर करंट आ रहा है क्या, पाइप के अंदर करंट है क्या, करंट कहाँ पे फ्लो हो रहा है, बस आउट इनसाइड होगा ना सर इसमें, तो अंदर करंट आएगा क्या, यहाँ पे देख सर हॉलो है ना, हॉलो है ना, हॉलो में अंदर करंट कहाँ आएगा, जो एम्पीरियन लूप नहीं आएगा सर, ये लिया है यहाँ पे। तो इस एम्पीरियन लूप के लिए आप जब यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हो, एम्पियर सर्किट लॉ है ना, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट समेशन आई। तो यहाँ पे अंदर तो कोई करंट है ही नहीं, करंट तो बस सरकमफ्रेंस में, बाहर वाली सरकमफ्रेंस में पाइप के अंदर कोई करंट है ही नहीं। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू 0, मतलब राइट साइड हो गया 0। सो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पाइप कितनी आएगी, 0।
क्योंकि डीएल तो जीरो होगा नहीं, इसका मतलब पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, जीरो होगी। तो ध्यान रखो, अगर इस तरह का पाइप है, हॉलो पाइप है, ये ऐसा, समझ गए, तो पाइप के और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट हमेशा इसकी सरकमफ्रेंस में फ्लो होगा, ऐसा बाहर बाहर, आउटर सरफेस, और ये जहां पे मेटल है, अंदर तो कोई करंट है नहीं। अगर मान ले इसमें करंट फ्लो भी हो रहा है ना, और मैं यहाँ पे ऐसे हाथ रखूंगा बीच में अंदर हॉलो स्पेस पे, तो कुछ करंट लगेगा मुझे क्या? नहीं लगेगा। अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड, अंदर किसी भी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी बेटा? जीरो रहेगी। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। किसी भी पॉइंट Yes, पे sir. फील्ड जीरो। और अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लें, ये r इक्वल्स टू a है, ये सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड है bs। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, सेंटर से मतलब एक्सिस से सेंटर तक जीरो रहेगी, और उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डिक्रीज करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी r के। तो सेंटर से यहां तक फील्ड की वैल्यू जीरो, और उसके बाद फिर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? यहाँ पर वेरी करेगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको, ऐसे ही चलेगा ये। अभी हम लोग क्या कर दे रहे हैं बेटा, पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब सॉलिड पाइप ले लिया। तो जैसे ही हमने सॉलिड पाइप लिया, करंट सिर्फ सरकमफ्रेंस अकेले पे करंट नहीं जाएगा, अब कहां पर भी करंट रहेगा, ये अंदर भी है ना, यहाँ पर भी तो मटेरियल है ना, तो अंदर से भी करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी हेलो, अरे बोलो जल्दी से। अब जो करंट जाएगा, अगर ये सॉलिड पाइप है तो करंट तो पूरे स्पेस में से जाएगा, ये पूरा, है ना? समझ गए? करंट पूरे स्पेस में से जाएगा ना अभी, हेलो, पूरा स्पेस में से करंट जाएगा। तो इसमें सॉलिड पाइप में ध्यान देना, बाहर का डिस्कशन बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, सॉलिड पाइप में बाहर का डिस्कशन ऐसे ही रहेगा, सरफेस का डिस्कशन बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, लेकिन पाइप के अंदर थोड़ा सा अब कैलकुलेशन बदलना पड़ेगा, पाइप के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पे पाइप के अंदर भी करंट है। सो दिस इज केस 3, पाइप के अंदर भी करंट है, और करंट की वैल्यू हमको चाहिए यहाँ पर, ये इनफाइनाइट लेंथ का पाइप है, और ये पाइप बोल रहे हैं सॉलिड सिलेंडर है, और यहाँ पे r डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पे बेटा हम लोगों ने एम्पीरियन लूप ये लिए, तो यहाँ पर इस एम्पीरियन लूप में भी करंट आएगा, ठीक है, अंदर वाले। तो अब अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी, कितनी होगी देखते हैं, है ना, ये सर्कुलर एम्पीरियन लूप ले रहे हैं यहाँ पे। यहाँ ध्यान देना, पाई ए स्क्वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, पूरे सरफेस से फैल के जा रहा है करंट, पाई ए स्क्वायर से कितना करंट जाएगा, पाई ए स्क्वायर से कितना करंट जाएगा, हाँ, आई, ये अभी ऐसा वाला पोर्शन हो गया, अभी करंट यहां पर से भी जाएगा ना, पूरे इतने पोर्शन से पूरे में से हर जगह से करंट आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो पाई ए स्क्वायर इतने एरिया में से आई करंट आ रहा है, पाई ए स्क्वायर एरिया में से करंट आई जा रहा है, तो बेटा 1 यूनिट में से करंट आएगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, तो फिर इतने एरिया में से कितना करंट आएगा, पाई आर स्क्वायर एरिया में से कितना करंट आएगा, आई डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? समझ गए? कितने एरिया में से करंट, ये जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पूरे में से करंट आई है, तो यहाँ पे अंदर इतनी जगह में से करंट हमको चाहिए, ये इतनी जगह में से कितना करंट आ रहा है, समझ गए कि नहीं? तो पाई ए स्क्वायर में से करंट, टोटल में से करंट आई जा रहा है, तो 1 यूनिट में से करंट इतना जाएगा, यूनिट एरिया में से, तो पाई आर स्क्वायर एरिया में से इतना करंट आएगा। दिस इज द यूनिटरी मेथड। समझ गए? समझ गए कि नहीं? समझ गए इसको? Yes, sir. तो फिर अब एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ पे लगा दो, B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू समेशन आई। बेटा लेफ्ट साइड का जो टर्म है ये सॉल्व करने पे B इंटू 2πr हो जाएगा, और म्यू इंटू समेशन आई की जगह पे ये आएगा I अपॉन
पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने पे देखो ये फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, मतलब बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे अब अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, एक्सिस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बाकी जीरो नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो यहाँ पे सेंटर से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो रही है, प्रोपोर्शनल हो रही है। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से यहाँ तक फील्ड की वैल्यू ये इस तरह से प्रोपोर्शनल है, बढ़ रही है, और सरफेस पे जाने के बाद डिक्रीज होना चालू करेगी। मैक्सिमम फील्ड कहां पर रहेगी, सरफेस पे मैक्सिमम फील्ड रहेगी। समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? यस सर। ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको, फटाफट नोट कर लो। क्या सॉलिड हो, बाहर वाली जो एम्पीरियन लूप अगर लेते हो ऐसी, तो उसके लिए तो टोटल करंट ही आ रहा है। अब क्या फर्क पड़ता है कि इसके अंदर से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हमको तो यहाँ पर से देखना, ये वाली लूप से देखना कितना करंट है यहाँ पे, तो पूरी करंट आ गया आई। तो बाहर के लिए तो केस बिल्कुल वैसे ही रहेगा, सरफेस पे भी वही आ गया, बस अंदर के लिए आपको देखना पड़ेगा। अंदर अब यहाँ पे क्योंकि अंदर भी करंट है, तो फिर अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकाल दिया आपने। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गॉस थ्योरम का जब हम लोग यूज कर रहे थे, तो हॉलो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। ये कुछ वैसे ही केस है यहाँ पे। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? सर प्लीज साइड। हाँ, हो रहा है। ये समझ गए कि नहीं क्या बताया मैंने? यस सर, समझ गए। ठीक है, ओके, लिख लो, फटाफट लिख लो। सोलिनॉइड, हाँ, मैं एक स्क्रीन शेयर ले रहा हूँ ना। Hello friends, welcome back to our channel Physics and Animation. Here in this video we will talk about solenoid and its properties. So let's start. What is solenoid? A long tightly wound helical coil of insulated metallic wire is called solenoid. If you pass an electric current through the wire, a magnetic field is created as shown in the animation. The pattern of the magnetic field is similar to that of a bar magnet. The magnetic lines are almost parallel inside the solenoid and is directed from south pole to north pole. But how to find the north pole and south pole of a solenoid? At a circular end of the solenoid, if the current flows in the anti-clockwise direction, then that end is north pole. It can be remembered with the help of the symbol of anti-clockwise direction, which resembles letter N of capital alphabets. On the other hand, at a circular end of the solenoid, if the current flows in the clockwise direction, then that end is south pole. It can be remembered with the help of the symbol of clockwise direction, which resembles letter S of capital alphabets. समझ गए बेटा? Strength of magnetic field inside the solenoid. Strength of magnetic field B increases if current I flowing in the solenoid increases. Strength of magnetic field B increases if number of... ये समझ गए? देख लिए सोलिनॉइड का एनिमेशन? हेलो, यस सर। है ना? ये देखिए, घर में बना सकते हो सोलिनॉइड फाइल। ये देख, मैंने बना दिया, तार है लेकिन इंसुलेटेड रहना चाहिए वायर, और उसको किसी उसके ऊपर आप लपेट दो ऐसे,
ये जैसे ये मेरे पास वो प्लास्टिक का सिलेंडर है और इसके ऊपर हमने वायर को, इंसुलेटेड वायर को लपेट दिए। इंसुलेटेड वायर मतलब कोई भी वायर ले सकते हो ऐसा। अब ये इंसुलेटेड वायर हो गया पूरा। अब इसको ऐसे आप लपेट दो पूरा इसके ऊपर और बिल्कुल पास पास में चिपका दोगे तो क्या बन जाएगा, ये सॉलिनॉइड कॉइल बन जाएगा। और जब बैटरी लगा दोगे उसके दोनों एंड पे जब यहाँ पे आप बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, सेल से कनेक्ट कर दोगे, तो ये कैसा बिहेव करेगा, यहाँ पे मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। समझ गए कि नहीं? तो करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव लाइक मैग्नेट। करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव लाइक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के जैसा ये बिहेव करता है। ठीक है, जैसे ये हमने यहाँ पे सोलिनॉइड इमेजिंग किए, ये सोलिनॉइड है मान लो, ये इस तरह से, ये सॉलिनॉइड है बेटा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे मान लो मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से, ये ऐसा करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से बाहर आएगा। ये इसकी लेंथ है L और इसकी रेडियस है R। तो आइडियल सॉलिनॉइड किसको बोलेंगे? आइडियल सॉलिनॉइड किसको बोलते हैं हम? जिसकी लेंथ मच ग्रेटर देन हो किससे? रेडियस से। एंड देयर आर n टर्न्स। यहाँ पे पूरे कितने टर्न्स हैं? यहाँ पे n टर्न्स हैं यहाँ पे, है ना। जैसे एक टर्न कौन सा हो गया? ये एक टर्न हो गया, दिख रहा है ना। ये दूसरा टर्न हो गया, समझ गए कि नहीं? ये तीसरा टर्न हो गया। तो ऐसे कितने टर्न है यहाँ पे? यहाँ से यहाँ तक कितने टर्न दिख रहा है? इस पे n टर्न्स दिख रहा है, समझ गए कि नहीं? है ना। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्न आपको दिख रहे हैं L लेंथ पे। सो देयर आर n टर्न्स। अब अगर इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो ऐसा रहेगा। बाय राइट हैंड थंब रूल से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सॉलिनॉइड में कुछ इस तरह की रहेंगी, है ना। इसको पूरा 3D में इमेजिन करना। सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म रहती है और इसके बाहर फिर इस तरह से निकल के आके ये ऐसी बनेंगी, ये इस तरह से फील्ड लाइंस बनेंगी अंदर पे। ठीक है, ये ऐसी आएंगी, ये यहां से ऐसी चली जाएंगी, ये ऐसी, फिर पूरा घूम फिर के आएंगी ऐसे। ठीक है, तो ये इधर से साउथ पोल के जैसे बिहेव कर रहा है और इस साइड से कैसा बिहेव कर रहा है? ये नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है बार मैग्नेट का। जस्ट आउटसाइड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी? 0। जस्ट आउटसाइड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 और यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0 n I के बराबर। ये अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या फार्मूला अंदर मैग्नेटिक फील्ड का? B = μ0 n I या म्यू इंटू एन आई। अगर कोई मटेरियल नहीं भरे हो, एयर है, तो फिर म्यू आएगा, और अगर कुछ और मटेरियल भर दिया आपने अंदर, मैग्नेटिक मटेरियल, तो फिर म्यू रहेगा फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टर्म डिफाइन कर दूं और एक एंड पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है? यहाँ पे एंड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इट इज 1/2 μ0 n I के बराबर। मतलब अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका आधा कहां पर रहती बेटा? एंड पे मैग्नेटिक फील्ड उसके आधी रहती है। ठीक है, यहाँ पे एंड पॉइंट पे 1/2 μ0 n I के बराबर मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं स्मॉल n, इट इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं। तो सॉलिनॉइड के अंदर वाले पोर्शन, मतलब समझ गए, ये अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी? μ0 n I, एयर सॉलिनॉइड है तो एंड पे कितनी? जितनी अंदर होती है उसका आधा एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर।
है ना, ये सोलिनॉइड हो गया ऐसा। अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे मतलब अगली क्लास में कि ये फील्ड की वैल्यू इतनी क्यों आती है यहाँ पे अंदर। तो आज बस ये सोलिनॉइड क्या होता है ये बताएं। टोरॉइड देखो कि नहीं, टोरॉइड कैसा होता है। अगर सोलिनॉइड को ऐसा मोड़ दो तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, सोलिनॉइड को पूरा मोड़ दोगे तो टोरॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा, समझ गए। सोलिनॉइड को पूरा मोड़ दोगे तो टोरॉइडल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। सर वो स्प्रिंग को अगर दूर दूर कर देंगे तो फिर वो बिहेव नहीं करेगा बार मैग्नेट जैसा? नहीं करेगा, तब भी दूर दूर कर दोगे तब भी करेगा, लेकिन फील्ड उतनी वैसी नहीं बनेगी, है ना। फिर मतलब एकदम अंदर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं बनेगी, फिर उसकी कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी फील्ड की, समझ गए। यस सर। फिर उसकी कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी टोरॉइड वाली। फिर टोरॉइडल कॉइल ये कुछ इस तरह की बनती है यहाँ पे। टोरॉइड के लिए कोई एनिमेशन नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, 1 मिनट बताता हूँ, फिर भी दिखता है कोई तो। At the center of the toroid. So let's start. What is toroid? Bent into a closed circular loop. ये क्या है? Let's try to visualize the magnetic field of a toroidal solenoid. Yes sir, toroidal solenoid है ये basically. Let's start from the basic element of toroidal solenoid. Here we have a single coil through which current is flowing. When we see it from left side, we find that current is flowing in anti-clockwise direction. Side from clockwise direction is called as coil. Apply right hand thumb rule to find the direction of magnetic field. When we grab the coil from a right hand such that thumb points in the direction, in this way we find that magnetic field lines like a small bar magnet, in which magnetic field is directed from north pole to south pole. Now let's increase the number of turns of the coil to convert it into a solenoid. इसको solenoid बना दिए फिर अपन ने ऐसा. Now the magnetic field is looking like a bar magnet. To convert it into a toroid, we will rearrange these coils in a closed circular loop. When this is happening, please try to understand that how magnetic field lines are reacting in case of a circular shape of a solenoid. As we are trying to join unlike poles, north and south poles of a solenoid, or two ends of a solenoid, therefore they will definitely attract each other and form a consistent circular loop of magnetic field lines inside the solenoid, ऐसी बन जाएगी, which is now termed as toroid or toroidal solenoid. ये सिर्फ अंदर मैग्नेटिक फील्ड बचेगी टोरॉइड में. And these coils are wounded on a core of ferromagnetic material, which better traps the magnetic field lines in a toroid. Here this visualization easily shows that there is not any magnetic field lines at the center or outside of the toroidal solenoid. मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी, मैग्नेटिक Now magnetic field lines is confined inside a toroidal solenoid because it is now a closed loop. Therefore, now there is not any open ends from where magnetic field lines could leak like in the case of solenoid. Thanks for watching friends. समझ गया बेटा? यस सर. टोरॉइड के लिए है ना, कल हम लोग इसका डेरिवेशन देख लेंगे, तो इसको नोट कर लो आप लोग सोलिनॉइड को और क्लास लीव कर देना फिर.